हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस साइड डॉक्टर नवीन कुमार। आप सभी का यूरेका एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, जहां हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 के अंतर्गत हायर एजुकेशन के टेस्ट सीरीज में आज 7th क्लास में है। आप सभी लोग पहले से अवगत है कि हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट कराते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हमारे स्टूडेंट भी हैं, दोनों मोड में, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में। जो नए बच्चे ऑनलाइन सोर्स पे हमारे साथ केवल टेस्ट पेपर को ज्वाइन करते हैं, उनमें से कुछ बच्चे क्वेश्चन करते रहते हैं या फिर पूछते हैं कि क्लासेस चलते हैं क्या। तो आप सभी लोगों को यूरेका एकेडमी के नंबर पे जो डिस्प्ले हो रहा होगा उस पर बात कर लेना है। आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे नंबर, है ना। और फिर आप रोज़ाना इसी समय क्लास ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज रोज़ाना आते हैं, आपके अलग अलग विषय के अलग अलग एक्सपर्ट हैं और सब लोग अपने अपने सेगमेंट में रोज़ाना इसी समय आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए। तो दुर्गा पूजा के लिए एक ऑफर भी है आप लोगों के पास। इस समय 50% डिस्काउंट चल रहे हैं, जिसका कूपन कोड आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। नव आर मीन्स नवरात्र 9, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फीस कंडक्शन में, जहां आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं इजिली। 50% डिस्काउंट दे रहा है ना। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेस है, और ये डिस्काउंट शायद ऑनलाइन कोर्सेस के लिए है, ऑफलाइन में ये डिस्काउंट नहीं है। चलिए कोई नहीं, अगर आप फिजिकली भी पढ़ने आएंगे तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे दिया जाएगा। अब मैंने कह दिया तो कह दिया, ठीक है। आइए, तो आज के सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे आज के इस सेगमेंट में है, फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा है, तो प्लीज आप लोग अपने अपने रेजोल्यूशन को बढ़ा लेंगे। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, फिर तो ओरिजिनल में ही आ गया। तो इसको पढ़िए और आंसर कीजिए सभी लोग। क्या क्वेश्चन है? इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स यूजुअली हैव ग्रुप जर्नल और मैगजीन एंड राइट in them on regular basis. Which of the following statements are correct about journaling as a method of informal assessment? शैक्षणिक संस्थाओं में सामान्य विद्यार्थियों के पास समूह जर्नल पत्रिकाएं होती हैं और वे अपने नियमित रूप से लिखने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है जो जनरल निकालने के लिए अनौपचारिक मूल्यांकन की पद्धति के रूप में होते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से कोड सिलेक्ट करना है। पहला क्या है? एज अ टूल दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड आइडियाज। यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्यार्थियों को अपने विचार और अभिमत प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। As an opportunity to showcase what they have learned, अभी तक उन्होंने क्या सीखा है उसे प्रदर्शित करने का एक अवसर है। As a way to cope with the stress, दबाव से उबारने का एक तरीका है। और लास्ट ऑप्शन है as a tool to settle scores with the authority, यह एक प्राधिकारी से अपने विवादों को सुलझाने का उपकरण है। तो जल्दी से फटाफट सब लोग आंसर कीजिए। आप सभी लोगों से उम्मीद किया जाता है, अनुरोध किया जाता है कि सभी लोग आप ऑनलाइन होंगे। जितने भी लोग हैं ऑनलाइन, वो सभी लोग हमें आंसर करेंगे, फीडबैक देंगे, जिससे चीज़ों को इजीली और कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा दिए गए फीडबैक
आपके पार्टिसिपेशन, यही तो हमें इस काम के लिए प्रेरित करता है जो आपके लिए रोज़ाना इस समय ऑनलाइन कोर्सेस में चीज़ें अवेलेबल कराया जाता है। जितने भी लोग लाइव हैं आंसर कर रहे हैं, जया त्रिपाठी सी, गुंजन त्यागी सी, इतने लोगों में से केवल 2-4 लोग कमेंट कर रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है जी। जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। ये ऐसा कोई मंच नहीं है जिसमें विवाद सुलझाने का अवसर मिले, इसलिए इसको हटाइए और डी जहां जहां नहीं है, जहां जहां है उसको हटा दीजिए। एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं ये क्या कहता है। दबाव से उबरने का एक तरीका है, क्या जनरल लिखने में दबाव है कोई या कोई प्रेशर है? तो आप सी वाले को भी हटा देंगे। सी कहां है? तो यहां है। बच गया कौन? ये ए एंड बी, ए एवं बी केवल सही आंसर है, ये दोनों रॉन्ग है। सो इस हिसाब से सी सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 121 के लिए। और दोनों लोगों ने सही आंसर किया था, बाकी लोग क्या आंसर कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एज ऑफ 4 वेदास, यानी वैदिक युग की बात हो रही है। स्टूडेंट्स वर एडमिटेड टू द वैदिक स्कूल आफ्टर परफॉर्मिंग विच ऑफ द सेरेमनी अमॉन्ग द फॉलोइंग्स। ये हमने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास में कितना डिटेल बताया था कि हर बच्चे के, हर मनुष्य के, जितने भी ह्यूमन काइंड है वैदिक एज में, उनके लाइफ में 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार, 16 संस्काराज, सबको पता है। इस 16 संस्कार में से जो 11वें नंबर का संस्कार है, 11th नंबर पे, उसमें बच्चों को द्विज के प्रोसेस से एक होली परफॉर्मेंस या होली सेरेमनी से गुजारा जाता है, जिसमें उनको जनेऊ पहनाया जाता है और कहा जाता है कि अब बच्चे का इंटेलेक्चुअल बर्थ हो चुका है और वो उस इंटेलेक्चुअल बर्थ के बिहाफ पे गुरुकुल जाने के लिए तैयार हैं। तो इनमें से कौन सी वो पद्धति है जिससे गुरुकुल में एंट्री मिलता है, यानी यहां एडमिशन के लिए एक होली परफॉर्मेंस करना होता है? क्या वो धनुर्विद्या संस्कार है, क्या वो शतपथ ब्राह्मण संस्कार है, क्या उत्सर्जन संस्कार है, या उपनयन संस्कार है? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप सभी लोग आंसर कर सकते हो। उपनयन संस्कार है। उपनयन संस्कार में एक पृष्ठ या पुरोहित के समीप बच्चे को बैठाकर उनसे कुछ विद्या या उससे कुछ मंत्र दिलवाए जाते हैं और कहा जाता है कि बच्चे अब इंटेलेक्चुअली चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए एलिजिबल हो गया है और इस वजह से अब बच्चे गुरुकुल जा सकते हैं। वहाँ पर जो प्रोसेस होता है उसको द्विज बोलते हैं। द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म। खास करके इस संस्कार के बाद बच्चे को एक 3 धागे वाला एक पवित्र जनेऊ पहनाया जाता है, द होली थ्रेड, और उसके बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप implemented by नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन?
निम्नलिखित या इनमें से कौन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की अग्रणी योजना है जिसका इस क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया गया है? क्या रोबोटिक इंडिया है, रोबोटिक्स इंडिया, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल, मेक इन इंडिया, या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में केवल लॉजिक लगाएंगे और आंसर आपके बन जाएंगे। देखिए, स्किल की बात हो रही है और केवल यहीं पे स्किल है, बाकी कहीं स्किल की बात नहीं की गई। हाँ, मेक इन इंडिया में कहीं ना कहीं हम लोग भारत में बनाने की बात करते हैं, भारतीय स्किल को बढ़ाने की बात जरूर करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है, इसमें कहीं कुछ नहीं सोचना है। चलिए 124, इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड प्रोड्यूस competent graduates who can compete with their counterparts in international market. The first and foremost change that need to be introduced in the prevailing system of Indian higher education is related to। इतने लेंदी स्टेटमेंट बनाते हैं, आप केवल स्टेटमेंट में फंस जाते हो, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं कहा। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि ये कह रहा है कि बाजार अर्थव्यवस्था की मांग को पूरा करने एवं योग्य स्नातक तैयार करने हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने समकक्षों से प्रतिस्पर्धा कर सके, वर्तमान भारतीय उच्च शिक्षा में सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? क्या प्रवेश प्रक्रिया से, क्या पाठ्यक्रम से, क्या शैक्षिक प्रौद्योगिकी से, या शिक्षकों की नियुक्ति से? तो आप क्या सोचते हैं इस तरह के क्वेश्चन में? क्या सबसे ज्यादा जरूरी है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बनाए, अपने कंपटीटर से, अपने काउंटर पार्ट से इजिली कहते हैं कि कंपीट कर सके? तो क्या प्रवेश प्रक्रिया से कोई फर्क पड़ता है? तो आप कहेंगे नहीं, प्रवेश प्रक्रिया से क्या फर्क पड़ने वाला है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, हाँ इससे थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। ये क्या है? शिक्षकों की नियुक्ति। नियुक्ति से क्या लेना देना है? योग्य शिक्षक होंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन यहां बातें हो रही हैं कि कैसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करे, योग्य स्नातक बनाए। तो इसके लिए सबसे रेलिवेंट चीज है कि हमें एक अच्छा करिकुलम बनाना है, हमें एक अच्छा पाठ्यक्रम बनाना है। और पाठ्यक्रम अच्छा तब माना जाता है जब आप बच्चे को एक सुनियोजित तरीके से पाठ्यक्रम या करिकुलम बनाकर उनके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। तो बी इसका सही आंसर है। 125, मैच द फॉलोइंग स्टडी स्किल विद देयर इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। निम्नलिखित अध्ययन कौशल को उससे संबंधित प्रभावी अधिगम प्रविधि के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपको लिस्ट 1 में स्टडी स्किल दिया हुआ है और लिस्ट 2 में लर्निंग टेक्निक्स दिए हुए हैं। पहले में अध्ययन कौशल और दूसरे में अधिगम प्रविधि। आपको मैच कराना है इसको, तो आराम से पढ़िए और आंसर कीजिए। बाय द वे आप सबके आंसर ठीक ठीक जा रहे हैं अब तक। देखते हैं आगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दिया कीजिए। जया, गुंजन, इसके अलावा और कौन है? नीलम, जिसने सिर्फ आंसर लिखा, आप क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखिए। लाइक अब आप आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 125 का, तो 125 प्लस लिखिए ऑप्शन। इसमें चूज करना है आपको कौन कौन से सही विकल्प हैं। अब मैं आपको कनेक्ट करता हूं कैसे आप इसका आंसर बनाएंगे। पहले में लिखा हुआ है एलोबरेटिव इंट्रोग्रेशन, विस्तारक परीक्षा। दूसरा है अभ्यास शिक्षण, प्रैक्टिस टेस्टिंग। अगला है सेल्फ एक्सप्लेनेशन, आत्म प्रकाशन। डी कहता है अंतर संबंधित व्यवहार, मीन्स इंटरलिव्ड प्रैक्टिस। और फिर यहां पर क्या है लिस्ट 2 के अंदर?
लर्निंग टेक्निक्स अधिगम प्रविधि में क्या क्या है? तो देखिए पहले में लिखा हुआ है मिक्सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स टुगेदर व्हेन स्टडिंग, अध्ययन के समय विभिन्न प्रकार की समस्याओं को साथ में मिलाना। दूसरा कहता है पाठ के एक हिस्से या उदाहरण हम समस्या जो आपके लिए उपयोगी है के बारे में बताना। टेस्टिंग योर सेल्फ ऑन द मटेरियल यू आर ट्राइंग टू लर्न। एंड लास्ट क्या कहता है आंसरिंग वाई अ फैक्ट इज ट्रू, तथ्य क्यों सही है इसका उत्तर देना। तो मैच करना इसमें कौन किसके लिए अप्रोप्रिएट है। तो मुझे लगता है कि विस्तारक परीक्षा एलोबरेटिव इंट्रोग्रेशन में बच्चे सही उत्तर देंगे कि तथ्य क्यों सही है इसका उत्तर, यानी एक के साथ आप 4 को रखिए। 2 में है प्रैक्टिस शिक्षण। प्रैक्टिस शिक्षण के लिए इसमें कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जिस सामग्री को सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं उस पर स्वयं परखना। परखना का मतलब क्या सीखा आपने, उसी को टेस्ट करना, यानी कि ऑप्शन बी के साथ 3 हो जाएगा। देखिए तो 2 से बन रहा है क्या? ए का 4 1 में है, 1 से ए बन गया, ये सही आंसर है। बताइए कितना आसान है। इसका मतलब अब इसके लिए आप 2 रख लीजिए और लास्ट वाले के लिए 1। अपोजिट हो गया, 1 का 4, बी के लिए 3, सी के लिए 2, डी के लिए 1। तो ए सही आंसर है इसका। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 126। द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कौशल अर्हताएं ढांचे से संबंधित है? क्षमता आधारित ढांचा, प्रौद्योगिकी आधारित ढांचा, आर्थिक विकास आधारित ढांचा या मूल्यांकन आधारित ढांचा। इवैल्यूएशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पेटेंसी। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। कौशल की बात हो रही है इसमें, स्किल की बात हो रही है, और स्किल कहीं ना कहीं हमारे कॉम्पिटेंसी को बढ़ाता है, क्षमता आधारित ढांचा को बढ़ाता है, इसलिए इसका आंसर ए ही होगा। 26 का आंसर ए है। आप में से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही आंसर दे रहे हैं। 125 नंबर में आपके आंसर काफी डिफरेंट आया था, कोई नहीं, वो क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी था, इस बात को नेक्स्ट लेवल माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। Which among the following is the statutory functions of the UGC? निम्नलिखित में से यूजीसी से सांविधिक कार्य क्या है या संबंधित कार्य क्या है? टू अपॉइंट टीचर फैकल्टी इन यूनिवर्सिटी, नहीं, ऐसा आपको लगता है? ये यूजीसी का काम है ही नहीं। टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में परीक्षा आयोजन को नियंत्रित करना, ऐसा भी काम नहीं है इनका। To determine and maintain the standard of teaching and research in university, विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शोध के स्तर का निर्धारण करना, उसे बनाए रखना, ये सही लग रहा है। To develop curriculum for university courses, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण करना, नहीं, पाठ्यचर्या का निर्माण करना यूजीसी का काम नहीं है। सी सही आंसर है। 127 के लिए सी सही आंसर है। ठीक है, आप सभी के आंसर भी सही हैं, जिया, जया, गुंजन, नीलम। चलिए आगे 128। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्कॉलर्स कैरीड बैक स्क्रिप्चर्स फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी एंड रोट अबाउट आर्किटेक्चर एंड लर्निंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय से धर्म ग्रंथ अपने साथ वापस ले गए और इस विश्वविद्यालय की वास्तुकला और अधिगम के बारे में लिखा? क्लास में कितना डिटेल बताया था, 15 मिनट
तो केवल हमने इसी विषय पे चर्चा किया कि कौन है वो व्यक्ति जिसने, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय में आके पहले 1.5 साल तक पढ़ाई किया, 1.5 साल के बाद नालंदा विश्वविद्यालय से वापस जाते समय पहले 7-8 वर्ष तक यहाँ पे टीचिंग भी किया, यानी लंबे समय तक टीचर भी बने रहे यहाँ पर, और फिर जाते समय यहाँ से एक बुक लिख के ले गए। ऑप्शन है किम वांग, नहीं, जिम तान यांग, बिल्कुल नहीं। अच्छा, सबसे पहली बात तो कोरिया का नहीं है, चाइना का है, तो 2 चाइनीज है, वानजांग और जुआंग म्यांग। हे भगवान, कैसा नाम दिया है। एक्चुअली स्पेलिंग मैंने क्लासरूम में भी बताया था कि इसके स्पेलिंग काफी चेंज होते हुए मिलेंगे। एक्चुअली इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वेन सांग। इन इंग्लिश वेन सांग, टी साइलेंट है इसमें, टी केवल साइलेंट है, वेन सांग। सो सी सही आंसर है, जैसा कि आप सभी लोगों ने आंसर किया, जितने भी लोग हैं सभी लोगों ने सही आंसर किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 129, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन इन ईच स्टेट। निम्नलिखित में से किसने प्रत्येक राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। यहां पे बात की जा रही है उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए, जो किसके लिए था, प्रत्येक राज्य के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग रिकमेंडेशन और रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन इन ईच स्टेट। पहला ऑप्शन है रिपोर्ट ऑफ द एस्टीमेट कमेटी 1965-66। दूसरा रिव्यू कमेटी ऑन यूजीसी, शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या यूजीसी समिति की रिपोर्ट ऑफ द यूजीसी कमीशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। आप सबको कल ही क्लास में बताया था कि राजीव गांधी की सरकार जब बनी 73 में, तो पहली बार हमने एजुकेशन को राज्य सूची के विषय से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया, और समवर्ती सूची में शामिल होने के बाद एजुकेशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ राज्य सरकार के पास भी कानून बनाने के अधिकार रह गए। और जब सेंट्रल लेवल पे कमीशन बनना स्टार्ट हुआ, तो बात किया गया कि सेंट्रल लेवल पे तो एजुकेशन कंट्रोल हो ही, राज्य स्तर पे भी उच्च शिक्षा से संबंधित परिषद होना चाहिए। और ये काम राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के तहत इस बात की चर्चा करवाई। तो 129 का आंसर सी है। चलिए 130, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज और कोर्स प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का वृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। प्रथम, स्वयं, फ्यूचर लर्न, ओपन लर्न। ये बहुत सामान्य क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है लगातार जब से ये व्यवस्था भारत में लॉन्च हुई। और डिटेल मैंने क्लास में बताया है पिछले क्लासों में, और वो है स्वयं। स्वयं बनाया ही इसीलिए गया था एक फ्री ऑनलाइन कोर्स के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, तो 130 के लिए बी सही आंसर है, और आप सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 31, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड राइट्स टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस बाय ऑल माइनॉरिटीज पर। भारत का संविधान सभी अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार का उपबंध करती है। ये तो बार बार पूछे गए हैं। आपको बताऊं कि ये
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में शामिल है, जिसका विषय है फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट के अंतर्गत 7 प्रकार के पहले अधिकार थे, उसमें से एक को हटाकर हमने 6 प्रकार का अधिकार कर लिया हुआ है। और उस एक प्रकार वो जो 6 प्रकार के अधिकार है उसमें सबसे लास्ट में हमने बात किया है किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1। आर्टिकल 30 के सब क्लॉज 1 में, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो उप प्रबंध है, उपबंध है, उसके 1 नंबर में। ठीक है, कोई बात नहीं। जया, निराश नहीं होना है। ब्लैक इमोजी, सॉरी सैड इमोजी भेज दिया आपने, कोई बात नहीं। कभी कभी आप रॉन्ग हो सकती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, परेशान नहीं होना है। 132 ड्यूरिंग विच ईयर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एफिलिएशन ऑफ कॉलेज टू द यूनिवर्सिटी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में महाविद्यालयों की विश्वविद्यालयों से संबद्धता की वर्तमान प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? ये तो हम लोगों ने बात किया है ना, ये हम लोगों ने बात किया है क्लास में, ऑफलाइन में शायद। बताइए जल्दी से आंसर बताइए। आपको मैंने यहां तक बताया है अभी कि यूजीसी एक्ट 1956 में बनाया गया था। और जो यूजीसी एक्ट 1956 बनाया, ये इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया। इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद, और भारतीय संसद ने इस कानून को बनाकर 57 में इंप्लीमेंट किया, इसलिए ए सही आंसर है। और तब से ये चीज फॉलो किया जाता है। इस समय तक तो यूजीसी था ही नहीं, इस समय भी यूजीसी नहीं था, तो आंसर होने की संभावना ही नहीं थी। 66 में कोठारी कमीशन का रिपोर्ट आया है, तो उस समय इस तरह की कोई बहुत बड़ी एक्टिविटीज नहीं हुई। तो 132 के लिए जो आंसर है वो ठीक है। तो जया ने तो एडवांस में आंसर कर दिया, 133 नंबर का आंसर कर दिया। वाह, नीलम ने भी 133 नंबर का आंसर कर दी, क्या बात है। क्वेश्चन चल रहा है 132 और आप लोग आंसर कर रहे हो 133। कितने तेजस्वी विद्यार्थी हैं आप लोग, है ना। अच्छा, जया अकेले आप नहीं हो, और भी लोग हैं जो 133 पे चले गए। अभी डिस्कस हो रहा है 132। ठीक है, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। चलिए 133 के बारे में अब बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्या होगा। क्लास में मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इज नॉट अमॉन्ग द फर्स्ट 3 दैट वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग 1857। क्लास में मैंने बताया था कि चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 के अंतर्गत जो प्रोविजन आए थे कि भारत में कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाए जाने चाहिए, उसमें 3 विश्वविद्यालय की बात की गई और तीनों विश्वविद्यालय 1857 में बनाई गई, जिसमें पहला है कैलकाटा, दूसरा है मुंबई, तीसरा है मद्रास, यानी दिल्ली नहीं था। सो सी इसका सही आंसर है। चलिए 134 ज्ञानवाणी सुनाई होगा सबने। ज्ञानवाणी लॉन्च बाय इग्नू टू कवर द एजुकेशनल नीड्स ऑफ इंडिया रेफर टू सैटेलाइट वेस्ट एजुकेशन टीवी चैनल, एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, और मूक या मूक्स। ये भी आसान क्वेश्चन है। आप सबको पता है ज्ञानवाणी आकाशवाणी है ना, आकाशवाणी से जुड़ा हुआ मामला है, यानी रेडियो का ये प्रोग्राम था, नेटवर्क पे रेडियो एफएम रेडियो नेटवर्क पे लाया गया प्रोग्राम है। 134 का भी सही आंसर है। और आप सब में से ज्यादातर लोगों ने ए लगाया है। टीवी पे कभी सुना है वाणी, आकाशवाणी, भविष्यवाणी सुना है?
रेडियो पे वाणी होते हैं, आकाशवाणी। ये आकाशवाणी बीबीसी से लंदन का प्रसारण है। ऑल इंडिया रेडियो की आकाशवाणी पे आपका स्वागत है। नहीं सुना है आपने? एक्चुअली आपके जमाने में रेडियो है ही नहीं, रेडियो सुनते तो पता होता ना। आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, वाह वाह वाह। चलिए 134 के बाद 135 पे आ जाइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ तिब्बत वॉज बिल्ट मेनली थ्रू द राइटिंग ऑफ द स्कॉलर्स? निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं क्लास में कई बार बताया हूं कि कई ऐसे भारत में यूनिवर्सिटी हुए जो अपने कल्चर को इनहेंस तो कर ही रहे थे, कई बार फॉरेनर्स को भी इनहेंस किया। और इसमें से विशेष रूप से एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां तिब्बत के साथ एक प्रॉपर डेलीगेशन है, वहां के लोग हमेशा इंडिया आते हैं और इंडिया के लोग तिब्बत जाते हैं, और डायरेक्ट कनेक्शन था उस यूनिवर्सिटी और हमारे यूनिवर्सिटी और तिब्बत का। तो जल्दी आंसर बताइए। 135 का ए आंसर बता रहे हैं गुंजन त्रिपाठी, गुंजन त्यागी एंड जया त्रिपाठी। मैंने कब बताया था बेटा कि नालंदा है? नालंदा में तो चाइना वाले ज्यादातर आए हैं, और हमने कहा था विक्रमशिला का, जो कि पाल वंश के राजाओं के द्वारा स्थापित है, पाल डायनेस्टी और पाल किंगडम ने बनाया था इसको, और इसका डायरेक्ट डेलीगेशन जाते थे कहां, किस देश में? तो आप कहेंगे तिब्बत जाते थे। तो तिब्बत के साथ जो हमारा कंसर्न है वो डायरेक्ट पाल वंश का है, और पाल वंश ने बनाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और ये इस समय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, जिसका मेजर रोल ये है कि तिब्बत के साथ एक अच्छा रिलेशन एस्टैब्लिश किया। जया त्रिपाठी क्या कह रही हैं आप? मैंने देखा देखी लगाया था, गलत हो गया। तो क्यों लगाया देखा देखी? किसने कहा आपको लगाने के लिए? कॉपी कर रही हैं एक दूसरे से आप, चीटिंग नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते चलो। 136, विच वन ऑफ द फॉलोइंग coordinates promotes and fund research activity of all social science disciplines? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाज विज्ञान की सभी शाखाओं की शोध गतिविधियों की समन्वय करती है, उनको बढ़ावा देती है और उनका वित्त पोषण करती है? ICPR न्यू दिल्ली, IIAS शिमला, ICSSR न्यू दिल्ली, न्यूपा NUEPA न्यूपा। बताइए कौन सी संस्था है जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित, सोशल साइंस से संबंधित विषय के लिए ये सारा काम करती है? ICPR न्यू दिल्ली का इस तरह का कोई रोल नहीं है, शिमला वाले का भी रोल नहीं है, IIAR, इसका सही आंसर ICSSR न्यू दिल्ली है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ऐसा करके कुछ संस्था है, सी ही इसका सही आंसर है। आएंगे क्लास में तो देखेंगे इन सबके फुल फॉर्म। चलिए आगे। A special focus on the problems of examination system of India formed a part of which one of the following reports? भारत में परीक्षा प्रणाली की समस्याओं पर विशेष बल निम्नलिखित रिपोर्टों में से किस एक रिपोर्ट का भाग है? रिपोर्ट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, सच एज सैडलर कमिटी 1917, याद है? सैडलर कमीशन की बात हो रही है इसमें, सैडलर कमीशन की बात हो रही है, ठीक है, सैडलर कमीशन।
सैडलर कमीशन की बात हो रही है। इसमें किसकी बात हो रही है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट यानी कोठारी कमीशन की बात हो रही है। हार्टोग कमीशन 1929 की बात हो रही है। यूजीसी की विश्वविद्यालय शिक्षा स्तर संबंधी रिपोर्ट 1965। ओके, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? भारत में परीक्षा प्रणाली की समस्याओं पर विशेष बल निम्नलिखित रिपोर्टों में से किस एक रिपोर्ट का भाग है? यह है डी रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, है ना? स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंतर्गत ये बात की गई थी। सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 137। नाउ वी हैव सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट क्वेश्चन 138। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आर नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है? लर्निंग फ्रॉम बुक्स, पुस्तकों से सीखना, लर्निंग फ्रॉम द टीचर, लर्निंग फ्रॉम द थिंकिंग, चिंतन से सीखना, लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, अनुदेशनात्मक सामग्री के माध्यम से सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा? परंपरागत शिक्षा का मतलब आप सभी जानते हैं, कन्वेंशनल एजुकेशन मीन्स फॉर्मल एजुकेशन। क्या पुस्तक, क्या शिक्षक, क्या चिंतन, क्या अनुदेशनात्मक। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है कि डायरेक्ट स्कूल हो, कॉलेज हो, जहां टीचर हो, टीचर से सीखे। यही तो परंपरागत शिक्षा है जो गुरुकुल से चले आ रहे हैं, गुरुकुल से लेके आज तक। और आप लोगों ने सी आंसर किया, मतलब चिंतन से सीखना। नहीं नहीं नहीं, परंपरागत शिक्षा का मतलब जहां टीचर हो, जहां बच्चे हो, जहां संस्थान हो, जहां किताब हो, जहां सब कुछ हो, ये टीचर एजुकेशन की बात हो रही है, यानी शिक्षा, शिक्षक से सीखने की बात हो रही है। सेकेंड लास्ट, द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया टू डील विद कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड साउथ एशिया। भारत में दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन क्षमता और विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन है? AIU, शार्क यूनिवर्सिटी, न्यूपा और नालंदा यूनिवर्सिटी। अरे ये तो ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, मेरे ख्याल से 2014 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा था। ध्यान तो मुझे डायरेक्ट ईयर का नहीं है, बट मुझे ये याद है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी भारत में UGC एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। इसका आंसर है न्यूपा, है ना? चलिए, न्यूपा सी में है। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स हैज बीन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू। भारत सरकार द्वारा GIAN ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क को प्रारंभ करने का उद्देश्य है भारतीय अधिवक्ताओं को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना, encourage Indian scholar to learn abroad, discourage Indian scholar from researching in India। अरे बाप रे, ऐसा नहीं हो सकता, बी तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। encourage global scholar engage with their counterparts in India, ये हो सकता है। encourage global scholar to engage with Indian scholar abroad, ऐसा होने की संभावना कम है, ये होने की संभावना नहीं है। बी तो 100% नहीं होगा। अब रही बात इनकरेज इंडियन स्कॉलर टू लर्न अब्रॉड, नहीं, ये पर्पस नहीं हो सकता। इसका सबसे सही आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर फॉर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। सो आज के सेशन को आपने बहुत अच्छे से कंडक्ट किया है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। जो लोग बाद में देखेंगे आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते जाइए, आंसर खुद से देते जाइए, किसी का नकल मत कीजिए, इसको इन्हेंस कीजिए, बहुत काम आएगा जब आप एग्जाम देने जाओगे।
अंतिम रूप से। ठीक है, चलिए आप लोग अपने अपने स्कोर कार्ड बता दीजिए, सेशन को एंड कर रहे हैं। जय हिंद।